हेलो एवरीवन, आई होप एवरीवन इज फाइन। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑलरेडी आई हैव सीन यू कैन सी ऑन द बोर्ड आई हैव रिटन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 12 केमिस्ट्री बोर्ड एग्जामिनेशन as you are having a board examination very soon. CBSE students are having a board examination on 27th, that is on Tuesday. So they must be preparing for the board examination. तो मैं चाह रहा था कि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता सकूं, आपको मैं बताऊं कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं जिसको आप तैयारी करिए। वो जो टॉपिक ऐसे टॉपिक्स जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी छूटने नहीं चाहिए और उसे आपको बिल्कुल बहुत पढ़ना ही पढ़ना है, बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है उस टॉपिक को। तो मैं सारे टॉपिक्स मैं नहीं बताऊंगा आपको कि ये देखिए, वैसे तो जो टॉपिक सभी इंपॉर्टेंट होते हैं हर एक चैप्टर में आपके पास ऑलरेडी चैप्टर का पूरा सिलेबस होगा और उसमें कौन से टॉपिक्स हैं जो जिससे बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सब आपको मालूम है। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स भी होते हैं जिनसे क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, कुछ नए फॉर्म्स में, कुछ उसी फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं चाह रहा था कि मैं एक डिस्कशन आप लोगों के साथ करूं जहां पे मैं आपको बता सकूं कि हर एक चैप्टर में ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिस पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है और वो टॉपिक्स आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। वो मतलब आपको पढ़ना ही पढ़ना है। किसी भी हालत में कोई भी अगर कोई टॉपिक मिस भी हो जाता है तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। तो क्योंकि देखिए सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके एग्जामिनेशन में 10 चैप्टर्स हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें पूरा थ्री चैप्टर्स आर फ्रॉम इनऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री and two chapters are from inorganic chemistry and 5 chapters are from organic chemistry। तो हर एक का पोर्शन छोटे पोर्शन आपके साथ दिए गए हैं। तो वहाँ से हर एक चैप्टर से क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं तो उसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ उसको बहुत ध्यान सुनिएगा और उसको नोट डाउन अच्छे से कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में जो सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा वो है आपका सॉल्यूशन से क्या क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हमेशा पूछे जाते हैं, उस पर शुरू करते हैं हम लोग। तो चलिए, तो ये है हमारा सबसे पहला चैप्टर है, वो है हमारा सॉल्यूशंस। देखिए सॉल्यूशंस में तो बहुत पार्ट है आपके पास। पहले तो आपके जनरल कंसंट्रेशन टर्म्स आ जाते हैं, लॉस आते हैं उसमें, उसके बाद आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, वेरिएशन फ्रॉम आइडियल नॉन आइडियल बिहेवियर आ गया, उसके क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज भी आ गया। अच्छा खासा टॉपिक है सॉल्यूशन चैप्टर में। लेकिन कौन से टॉपिक्स पे आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है उसको आप पहले जान लीजिए। सबसे पहले तो आपको इस चैप्टर में उसकी बेसिस के बारे में आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मालूम होना चाहिए। सबसे पहली चीज इसमें बेसिस क्या है, मतलब बेसिस में क्या है कि आपकी भाई मोलैरिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी क्या होती है, मोलैरिटी क्या होती है, स्ट्रेंथ क्या होता है, वो सब आपको तो पक्का मालूम ही होना चाहिए। ये तो बहुत ही बेसिक चीज है जो कि क्लास 11th में पढ़े होंगे। मैं क्लास 12 की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो रिवीजन पार्ट है, उसमें आपके सॉल्यूशन चैप्टर में आपको दे दिया गया है। तो ये तो बेसिक है, तो आपको मालूम ही होना चाहिए। उसके बाद सेकंड जो है, इस चैप्टर के सभी लॉस के बारे में मालूम रखिए। लॉस कौन से हैं? लॉस आपके पास 2 लॉस यहाँ पे हैं। एक है हेनरी लॉ जो कि गैस लिक्विड सॉल्युबिलिटी के लिए होता है। उसके बाद आपके पास दूसरा है रॉल्स लॉ। तो आपके पास 2 लॉज हैं, यानी कि आपके पास हेनरी लॉ है और उसके बाद आपके पास रॉल्स लॉ है। तो ये दोनों लॉज आपके तैयार होने चाहिए विद एप्लीकेशन, दोनों एप्लीकेशन के साथ। क्योंकि आपने देखोगे हेनरी लॉ से बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो आता है, एक आपका आता है स्कूबा डाइवर वाला क्वेश्चन आता है और आपका आता है ऑक्सीजन का जो हाई वॉल्यूम जो एक्सपैंड करने के लिए जिसे हम लोग बोलते हैं हाई एल्टीट्यूड पे जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे एक एनोक्सिया एक प्रॉब्लम होती है जिसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत दोनों एग्जांपल्स एप्लीकेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हेनरी लॉ में हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, एनोक्सिया वाला और एक आपका होता है आपका है क्या कहते हैं स्कूबा डाइवर्स वाला, जिसमें बेड्स जो पड़ जाते हैं, वो तो एग्जांपल्स बहुत एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो गए लॉस आपका मतलब एकदम तैयार होना चाहिए आपका। ठीक है, थर्ड आपका आता है, इसमें आता है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन में सॉल्यूशन क्या होते हैं, क्या होता है और क्या डिफरेंस होता है, इतना अच्छे से पढ़ लीजिए और उसका एक एग्जांपल पढ़ लीजिए। चौथा है इसमें
डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, मतलब आइडियल बिहेवियर से डेविएशन होता है, तो उसमें एक टॉपिक आता है एजियोट्रॉप्स के बारे में बात करते हैं इसमें, एजियोट्रॉप्स। तो एजियोट्रॉप्स के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए, जिसमें पॉजिटिव एजियोट्रॉप्स और नेगेटिव एजियोट्रॉप्स रहते हैं। उसमें एक एग्जांपल पढ़ लीजिए। अब पांचवा आपका आता है इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हमें अगर हम डेफिनेशन की बात करें, तो डेफिनेशन की बात करें तो इसमें डेफिनेशन तो आपका ऑस्मोटिक या ऑस्मोटिक प्रेशर से डेफिनेशन आने के चांसेस रहते हैं और नहीं तो इसमें न्यूमेरिकल्स जो रहते हैं आपके पास, आपको मालूम है कि 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। एलिवेशन आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और चौथा आपका है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो ऑस्मोटिक प्रेशर से काफी कुछ डेफिनेशन कभी पूछ जाते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है, ऑस्मोसिस क्या होती है और आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, उसका एग्जांपल एक पूछ लेते हैं, कभी कभार आ जाता है। ठीक है, एसपीएम सीम मेम्ब्रेन, तो ये थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। और जो तीनों आपके पास हैं, जो तीन आपके जो दूसरे और भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, उनसे न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो एक न्यूमेरिकल आपको, मतलब न्यूमेरिकल्स आप जरूर पढ़े रहिए, उससे एक न्यूमेरिकल्स आप जरूर उसको लगाएंगे ताकि आपको मतलब कि आइडिया आपको रहे कि न्यूमेरिकल्स करना कैसे है उसका। हालांकि इतना बहुत ही टफ न्यूमेरिकल नहीं रहता है, बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल्स रहते हैं, तो अगर आप उसको आइडिया जरूर रखिए कि कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो न्यूमेरिकल एक आना ही आना है इसमें से। ठीक है, और सिक्स्थ जो पॉइंट आपका आता है वो आता है वैन डॉर्फ फैक्टर। वैन डॉर्फ फैक्टर में डेफिनेशन और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी, हालांकि कोई अलग नहीं होते हैं, वो इसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ही हिस्से होते हैं, कोई अलग से नहीं रहता है ये। ठीक है, क्योंकि वैन डॉर्फ फैक्टर उसी का पार्ट होता है कि अब क्या कहते हैं, जब आयंस ब्रेक करते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होते हैं, तो वैन डॉर्फ फैक्टर वहां पे इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो कुछ अलग से न्यूमेरिकल नहीं होता, वो इसी में का न्यूमेरिकल होता है, बस वहां पे इसको हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे इस पे अप्लाई किया जाता है इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करिए रहिए। तो ये है सॉल्यूशन का पार्ट, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको ये आपसे छूटना नहीं चाहिए कि मतलब आपको पढ़े होना चाहिए, इसको जरूर पढ़ लीजिए। बेसिक्स आपको जानना चाहिए, लॉ, हेनरी लॉ, रॉल्स लॉ के बारे में अच्छे से जान लीजिए क्या है, आइडियल लॉ है, इसमें होता क्या है, उसका डिफरेंस क्या है, उसका एक एग्जांपल पढ़ लीजिए। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, उसका एक पॉजिटिव एजियोट्रॉप, नेगेटिव एजियोट्रॉप का एक एग्जांपल पढ़ लीजिए। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में ऑस्मोटिक प्रेशर से थोड़ा सा थ्योरी के बारे में बहुत अच्छे से जान के रखिए और न्यूमेरिकल्स तीनों से पढ़नी चाहिए, न्यूमेरिकल आपका एकदम तैयार होना चाहिए और आने ही आने न्यूमेरिकल्स कहीं ना कहीं किसी न किसी एक टॉपिक से न्यूमेरिकल आता ही आता है, तो न्यूमेरिकल्स करने का आइडिया आपको होना चाहिए। तो ये हो गया सॉल्यूशन का पार्ट। चलिए अब आते हैं दूसरा नेक्स्ट चैप्टर पे, वो है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कौन सा टॉपिक आपका है जो कि इसमें पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्या टॉपिक्स हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पीक पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रहता है वो है आपका नर्स्ट इक्वेशन से न्यूमेरिकल आना। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले नर्स्ट इक्वेशन में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इससे क्वेश्चन आना ही आना है आपके, मतलब यहां से ये ऐसा टॉपिक है कि सेल की ई सेल की वैल्यू निकालना, ई नॉट सेल की वैल्यू निकालना, ये तो बहुत बेसिक चीज है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, इससे क्वेश्चन हमेशा पुट अप होते ही होते हैं, आना ही आना रहता है क्वेश्चन। और अगर नहीं भी आता है ना, नहीं भी हमारे से अगर ये एग्जैक्टली अगर वो नहीं पूछते हैं तो वो किसी न किसी टॉपिक से कोरिलेट करके वो पूछ लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सिर्फ नर्स्ट इक्वेशन की तो न्यूमेरिकल है नहीं कि ई सेल ही निकालना है, ई नॉट सेल ही निकालना है, सिर्फ इसी के तो न्यूमेरिकल होता नहीं है इसमें ऑटोनोमस न्यूमेरिकल होते हैं, वो है गिब्स फ्री एनर्जी निकालना, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालना। तो अगर ये सब भी निकालने के लिए न्यूमेरिकल्स आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, पिछले प्रीवियस सेशन में आपकी एग्जामिनेशन में आया था क्वेश्चन यहाँ से। तो अगर ये सब भी निकालने के लिए आते हैं तो कई ऐसी जगह होती है जहां पर नर्स्ट इक्वेशन हमें अप्लाई करना पड़ जाता है, ई सेल की वैल्यू निकालने के लिए हमको अप्लाई करना होता है। तो ये तीन ऐसे टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से न्यूमेरिकल्स आने ही आने होते हैं, कहीं ना कहीं से एक न्यूमेरिकल आपको जरूर मिलेगा बोर्ड में मिलेगा आपको। तो इन तीनों में से एक न्यूमेरिकल्स कैसे करना, देखिए ज्यादा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स इतना टफ नहीं है। ई सेल निकालना, ई सेल की वैल्यू निकालना जस्ट सिंपल कैलकुलेशन होता है, एक मेथड अगर आप समझ जाएंगे तो कैसे उसको न्यूमेरिकल्स वैल्यूज निकाली जाती है, बहुत आसानी से आप उसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो
बेसिस होता है, इसके रिलेटेड वीडियोस मैंने और भी बनाए हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं कैसे डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई किया जाता है हाफ सेल फुल सेल के लिए, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से, जो कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं कंडक्शन थ्योरी। कंडक्शन थ्योरी इस चैप्टर इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंडक्शन थ्योरी में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जो हमेशा टिक पे रहता है, क्वेश्चन रहता है, वो ये है कि वेरिएशन कंडक्टिविटी का वेरिएशन कैसे होता है कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में, और मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन कैसे होता है उसके रेस्पेक्ट में, कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में। तो कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी ये कैसे चेंज होती हैं, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी कैसे चेंज होते हैं विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन। वॉल्यूम बढ़ाने पे क्या होगा, वॉल्यूम घटाने पे क्या होगा, कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा। तो ये इसके बेसिस पे क्वेश्चंस हमेशा पुट अप होते हैं, मैंने देखा कई बार ये रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस आ जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो इस पे जरूर आप फोकस किए रहिए, ये टॉपिक बिल्कुल आपसे छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। नेक्स्ट जो इस टॉपिक में सबसे हमेशा पूछा जाता है वो है आपका फ्यूल सेल। फ्यूल सेल विद एग्जांपल, मतलब ये तो जो छोटा सा टॉपिक होता है, लेकिन कभी-कभी ये 1 मार्क्स क्वेश्चन में हमेशा पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। तो फ्यूल सेल क्या होता है और उसका एग्जांपल क्या है, ये आप उस पे हमेशा ध्यान रखिए। ठीक है, और नेक्स्ट जो टॉपिक आपका है जो इसमें आ जाता है वो है आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल्स। अब इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसमें प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल होते क्या है, उसका डिफरेंस क्या है प्राइमरी सेकेंडरी सेल का, इस तरह के क्वेश्चंस कभी-कभी पुट अप हो जाते हैं। तो इस पे भी थोड़ा सा इस पे भी ध्यान दिएगा, और एग्जांपल्स कि प्राइमरी सेल में कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं और सेकेंडरी सेल्स में कौन कौन से एग्जांपल आते हैं, उसका आइडिया आपको बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसमें आपके पास 2 लॉज हैं, आपको जो पढ़ना थोड़ा सा पढ़ लीजिए। एक कॉलरॉच लॉ होता है आपका, एंड फैराडे लॉ, तो इसको जरूर थोड़ा सा पढ़े रहिएगा, इससे क्वेश्चन कभी पुट अप हो जाते हैं। ठीक है, कॉलरॉच लॉ से न्यूमेरिकल कभी-कभी आता है, बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल होता है जिसमें हमको मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालना होता है। ठीक है, तो उसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम कैसे निकाल सकते हैं वो कॉलरॉच लॉ ने बताया था, तो उसके एक न्यूमेरिकल आता है, बहुत बेसिक न्यूमेरिकल होता है, बहुत इजी होता है। ठीक है, और फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जिसमें फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ ने दिया था, तो थोड़ा सा उसका थ्योरेटिकल पार्ट है, हल्का सा रीड किया रहिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपसे बिल्कुल भी मिस नहीं होना चाहिए इस चैप्टर में से, जो कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ सभी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिससे पुटअप क्वेश्चन बहुत ज्यादा पुटअप होते हैं, बार-बार रिपीट होते हैं उसी में आपने सैंपल पेपर्स भी लगाए होंगे, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी लगाए होंगे, तो आप देखते होंगे क्वेश्चन इससे ज्यादा रिपीट होते हैं। तो ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इस चैप्टर का, तो इस पे आप जरूर बहुत ध्यान से पढ़िए, ये मिस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वो है केमिकल काइनेटिक्स। अब देखिए इसमें क्या है, कौन से टॉपिक्स हैं, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में अब मालूम है पूरा रेट ऑफ रिएक्शन की पूरा कॉन्सेप्ट इसमें दिया रहता है पूरा इसको रेट करता है। तो सबसे पहले इसमें भी आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका जो इसमें है वो है रेट लॉ के बारे में बहुत जानते हैं कि क्या होता है रेट लॉ, और इसमें लॉ ऑफ मास एक्शन टॉपिक होता है। लॉ ऑफ मास एक्शन एंड रेट लॉ दोनों में क्या डिफरेंस होता है, लॉ ऑफ मास एक्शन एंड रेट लॉ, ये डिफरेंस जरूर आप ध्यान रखिए क्या होता है। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ठीक। नेक्स्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट और भी इनसे तो है ही है, इसके अलावा ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमेशा केमिकल काइनेटिक्स अगर आया सिलेबस में है तो आपसे सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो है आपका फर्स्ट ऑर्डर
रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल इससे बहुत पूछा जाता है। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन लगाए होंगे तो आपको देखने को मिलता होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का न्यूमेरिकल बहुत रहता है, और इसमें भी हाफ लाइफ टाइम वाला न्यूमेरिकल भी काफी पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये तो छूटना ही चाहिए इस चैप्टर से। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, न्यूमेरिकल और हाफ लाइफ टाइम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से। नेक्स्ट है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? केमिकल प्रैक्टिस में आपने बहुत से ग्राफ वाले क्वेश्चन देखे होंगे, देखा होगा, और आपने पढ़ा भी होगा कि रेट वर्सेस कंसंट्रेशन में क्या ग्राफ किस तरह ग्राफ आ जाता है, हाफ लाइफ टाइम और इनिशियल कंसंट्रेशन में किस तरह ग्राफ होता है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस में लॉगरिथम कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में कैसे ग्राफ होते हैं, मतलब अलग अलग ग्राफ दिए गए हैं इस चैप्टर में। तो एग्जामिनेशन में आपने देखा होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पे वो ग्राफ आपको दे देते हैं, और वो ग्राफ देख के आपको ये बताना होता है कि किस ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, whether it is representing for zero order or it is representing for first order। ठीक है, क्वेश्चन आपके जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर से पूछे जाएंगे, सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर से ऐसा कुछ आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए ज्यादा पूछे नहीं जाते। जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपसे ज्यादा पूछे जाएंगे। तो आपको जीरो और फर्स्ट ऑर्डर से जुड़े हुए जितने भी ग्राफ्स होते हैं वो बहुत अच्छे से पढ़े होने चाहिए आपसे, आप बहुत अच्छे से इसको पढ़िए, ताकि वो ग्राफ देखते ही मतलब बता दीजिए कि उसमें कौन सा ऑर्डर वो रिप्रेजेंट कर रहा है, जीरो ऑर्डर बता रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद ही अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आपने खुद ही देखा होगा कि पेपर में इस तरह के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाले क्वेश्चंस काफी दिए गए हैं, चाहे वो 1 मार्क्स, चाहे वो 2 मार्क्स में दिए हो, चाहे वो 3 मार्क्स में दिए हो। ठीक है, लेकिन आते हैं क्वेश्चंस इसमें। ठीक है, तो ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये बहुत इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको यहाँ पे कवर करना है, जिसको मिस नहीं होना चाहिए आपसे। और भी टॉपिक्स हैं, अरेंजमेंट से आपके पास अरेंजमेंट से क्वेश्चन भी है इस चैप्टर में, और आपके पास अरेंजमेंट से क्वेश्चन से रेट कांस्टेंट निकालने की, केवल के निकालने का भी बहुत एक रिलेशन है। टाइम होने पे आप उसको भी पढ़िए, उसको भी पढ़िए, लेकिन ये टॉपिक्स आपके मिस नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के। ठीक है, ओके नाउ नेक्स्ट जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला जो चैप्टर आपका है वो है डीएनएफ ब्लॉक। डीएनएफ ब्लॉक में बहुत दिक्कत होती है बच्चों को कि पढ़ा क्या जाए, क्योंकि होता क्या है कि इसमें क्वेश्चंस एग्जैक्टली ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते नहीं है। इसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जो कि एक्सेप्शनल नेचर वाले क्वेश्चंस होते हैं। जैसे भाई देखो, जैसे इसमें क्या कहते हैं ग्रेडेशन प्रॉपर्टीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें रहता है। ग्रेडेशन एंड प्रॉपर्टीज, अब प्रॉपर्टीज कौन से होते हैं? मेटालिक कैरेक्टर, आयनिक साइज, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो इस तरह के अलग अलग प्रॉपर्टीज है जो कि इस टॉपिक में कवर होता है डीएनएफ ब्लॉक में। इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कोई भी क्वेश्चन एग्जैक्टली नहीं होता है कि एग्जैक्ट वर्ड इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से बता दीजिए, ऐसा क्वेश्चन एग्जैक्टली आता नहीं है। तो बड़ी कंफ्यूजन रहती है फिजिक्स कि इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा क्या जाए, कैसे पढ़ा जाए, कैसे स्टार्ट किया जाए। तो इसमें होता क्या है कि ज्यादातर देखिए, जब भी आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़िए तो आप हमेशा फोकस करिए कि इसमें एक्सेप्शनल नेचर वाले क्वेश्चन कौन से हैं। मतलब आप एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं जो ज्यादातर एक्सेप्शनल नेचर के होते हैं, कि भाई ये एक मेटल है, ये मेटल का ये वाला +1 वाला स्टेट स्टेबल है, +2 वाला स्टेबल जो नहीं है। अब ये कैसे क्वेश्चन किए जाए, अभी क्या है इसमें, ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये जो इस तरह के जो वेरिएशन वाले जो क्वेश्चन ज्यादातर इस तरह के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या क्वेश्चन, उसमें ज्यादा क्वेश्चन इस तरह रहते हैं। तो डीएनएफ ब्लॉक चैप्टर में जब भी आप पढ़िए तो आपको इसी तरह के क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो आपकी तैयारी वैसी ही होनी चाहिए कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन ज्यादा पुट अप किए जाते हैं। और यहाँ पे ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि किसी भी मेटल के या एटम के किसी भी आयन के एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड होते हैं। एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड होने क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं। हाफ फील्ड, फुल फील्ड, ईजी T2G ऑर्बिटल्स है, उसमें एक फील्ड है वो स्टेबल हो गया, ये नहीं फील्ड है वो स्टेबल हो, तो ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, तो आपको इसी भी स्टेबिलिटी के बेसिस पे ही क्वेश्चंस को पढ़ने की जरूरत है यहाँ पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसमें डीएनएफ ब्लॉक में
कॉन्फ़िगरेशन मालूम होने चाहिए, स्पेशली 3D सीरीज के, क्योंकि इसमें दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जैसे क्रोमियम और कॉपर जिसके एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं और एग्जामिनेशन में कई बार से क्वेश्चंस पुट अप कर दिए जाते हैं। और कभी कभी मैंने ये भी क्वेश्चन बच्चों को ये भी देखा होगा कि भाई 30 तक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो ठीक से आते रहता है। प्लीज बहुत ध्यान दीजिए कि डीएनए ब्लॉक अगर आप पढ़ रहे हैं तो 30 एलिमेंट्स तक आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी याद होना चाहिए, वो भी टिप पे होना चाहिए आपको कि हाँ ये एटम के बारे में बात करना, चलो निकल के बारे में बात करना, तुरंत ये एटॉमिक नंबर इसका होता है, अच्छा ये एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक नंबर है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा, अच्छा तुरंत, अच्छा +2 लग गया इसमें, +2 लग गया तो इसमें कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो क्या बचा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, एकदम करेक्ट, एकदम परफेक्टली आपको तैयार होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे जरा सा डालना हुआ तो समझ लीजिए आप क्वेश्चंस कर नहीं पाएंगे, डीएनए ब्लॉक पढ़ भी नहीं पाएंगे, समझ लीजिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये जान लीजिए। तो 30 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन परफेक्ट होना चाहिए आपका। आयन लगने के बाद क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो एकदम आपका एकदम टिप पे होना चाहिए कि हाँ ये ऐसे ये तुरंत ऐसा होता है, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरी बात, जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो आपका इनके आप पढ़ रहे हैं एब्लॉक भी पढ़ रहे हैं, तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस डीएनए ब्लॉक में हो जाता है। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का टॉपिक होता है जहां जिसकी वजह से प्रॉपर्टीज बहुत बदलती है कंपाउंड्स की, ठीक है। तीसरा जो टॉपिक होता है इसमें, जिसके लिए मैं अभी आपसे बात कर रहा था, ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज। तो यहां पे आता है वेरिएशन इन E0 वैल्यू, एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएशन इन E0 वैल्यू एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके बारे में आपसे शुरू में बात बता रहा था कि E0 वैल्यूज में बहुत वेरिएशन आते हैं, कहीं पे कहता है कि पॉजिटिव हो गया, कहीं पे कह रहा है ये नेगेटिव हो गया, तो क्यों हो गया, कैसे हो गया, तो ये सब चीजें आपको बहुत एकदम क्लियर होनी चाहिए। इस पे बेस्ड बहुत से क्वेश्चन बार-बार बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं, तो एक बार चेक भी करिएगा, पेपर देखिएगा तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा किस तरह क्वेश्चन पुट अप किए गए E0 वैल्यू के से रिलेटेड, और ऑक्सीडेशन स्टेट से कैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही कॉमन तरीके के होते हैं। जैसे आप पूछेंगे कि 3D सीरीज में कौन सा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। कॉमन मतलब ऐसा ऑक्सीडेशन स्टेट जो सभी लोग शो करते हैं, सभी एलिमेंट्स शो करते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, लोग नहीं, सभी एलिमेंट्स क्या शो करते हैं, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक ऐसे एलिमेंट का नाम बताइए जिसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, +2 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। एक ऐसा एलिमेंट का नाम बताइए जिसका +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक शो कर लेता है। तो ऐसे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। तो उसमें आपको एक सीरीज एक ग्रुप बना कर रखना होगा कि एक ऐसा एलिमेंट आप ढूंढ के रखिए जो +2 भी शो करे, जो +3 भी शो करे, जो +7 भी शो करे, ऐसा एलिमेंट मतलब एक ही एलिमेंट नहीं होगा, एक ही एलिमेंट नहीं हो जो सब शो कर देगा, लेकिन एक ग्रुप तो बन जाएगा 2-3 एलिमेंट का कि हाँ तो एग्जाम में ऐसे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पूछेगा, तुरंत मैं इसका नाम बोल दूंगा, लो ये लो एग्जांपल हमारा, ये ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करेगा। तो वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन स्टेट आप जानते हैं डी ब्लॉक में होता ही होता है, क्योंकि डी ब्लॉक में डी ऑर्बिटल्स होते हैं और जो अपनी वैलेंसी को एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको एकदम आइडिया क्लियर होना चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे वेरिएशन होता है और क्यों होता है, कैसे, ठीक है। उसके बाद डीएनए ब्लॉक में एलॉय से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपका एफ ब्लॉक से क्वेश्चन आता है जिसका नाम है मिस मेटल एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है जो कि एफ ब्लॉक से पूछा जाता है। हालांकि एलॉयस में तो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स भी हैं, डी ब्लॉक ब्रास, ब्रॉन्ज, शोल्डर, ये सब हैं जिसमें आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स के भी रहते हैं, लेकिन मिस मेटल वाला क्वेश्चन बहुत बार कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, थोड़ा सा इस पर ध्यान रखिएगा। फिफ्थ जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो है K2Cr2O7 और KNO4 के बारे में पढ़ते रखिएगा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भैया क्रोमियम का +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और मैंगनीज का +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते लेकिन फिर भी कंपाउंड कलर्ड होता है, जिसका रीजन हमने पढ़ा होगा चार्ज ट्रांसफर कांसेप्ट के हिसाब से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, जिससे कभी भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। और कलर फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, और एक चीज और होता है इसमें इक्विवेलेंट मास निकालने का तरीका, क्योंकि जब भी दो तरह का ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं ना, ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं तो इसमें इक्विवेलेंट मास भी इनका अलग दो तरीके का होता है। तो ये चीज इनके
बारे में थोड़ा स्टडी करके रखिए, कैसे प्रिपरेशन, एक प्रिपरेशन पढ़ लीजिए और थोड़ा सा प्रॉपर्टी इसकी पढ़ लीजिए, ठीक है, ये हो गया। और सिक्स्थ जो आपको पढ़ना है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डिफरेंस एंड सिमिलैरिटी। डिफरेंस एंड सिमिलैरिटी बिटवीन लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, ये आपको पढ़ने की बहुत जरूरत है। इसमें लैंथेनाइड एक्टिनाइड्स में डिफरेंस क्या है और सिमिलैरिटी क्या है, इससे भी क्वेश्चन कई बार पुट अप हो चुके हैं। तो इन सब चीजों पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है डीएनए ब्लॉक में, जिसमें आपका सबसे पीक पे जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चन पुट अप होने के चांसेस रहते हैं, वो है आपका ये वाला टॉपिक, वेरिएशन इन नॉट वैल्यू और ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इससे बहुत क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, इस पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत रहेगी आपको। तो ये है आपके डीएनएफ ब्लॉक चैप्टर्स में, जो कि आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको आपको पढ़ने की बहुत जरूरत है, ठीक है, जिसमें आपको हमेशा फोकस रहना चाहिए कि ये चीजें आपकी बिल्कुल भी मिस ना हो, ठीक है। हालांकि जब मैं कलर फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ, जब मैं कलर फॉर्मेशन की जब भी बात करता हूँ यहाँ पे, तो आपके पास एक और टॉपिक निकल के आता है, वो है डीडी ट्रांजिशन। डीडी ट्रांजिशन, क्योंकि कलर फॉर्मेशन कंपाउंड्स का डीडी ट्रांजिशन पे ही बेस होता है। तो इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा, कैसे क्या होता है ये, और एक्चुअली कैसे ये कलर फॉर्मेशन में इसका रिस्पॉन्सिबल होता है, कैसे कलर फॉर्मेशन में। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसपे आपको फोकस करने की ज्यादा जरूरत रहेगी डीएनए ब्लॉक में, ठीक है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि आपके पास सभी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन मैं बताने की ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपसे बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए, जो पढ़ना ही पढ़ना है आपको, ठीक है। अगर आप एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो ये सब टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ, ये छूटने बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ठीक है। इसको आप जरूर फोकस करिए इन सब टॉपिक्स पे। नेक्स्ट आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब देखते हैं उसमें क्या क्या ऐसे टॉपिक्स है जो इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अब देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ज्यादा स्टडी तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स की होती है, कोऑर्डिनेट कैसे लिगेंड्स के बारे में बातें होती हैं वहां पे, और सेंट्रल मेटल एटम के बारे में बात होती है। अब देखिए ये चैप्टर जो होता है, ये चैप्टर डी ब्लॉक के ही चैप्टर से कोरिलेट करता है, क्योंकि इसमें जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, वो डी ब्लॉक का ही होता है, डी ब्लॉक के ही रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये चैप्टर कुछ अलग नहीं होता, डीएनए ब्लॉक से कोरिलेट ही करता है। तो चलिए, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से हम बात करेंगे, जब बात करते हैं तो इसमें देखते हैं कौन से टॉपिक जो आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। वो है सबसे पहला कि आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का आईयूपीएसी नेम आना चाहिए। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर से हालांकि ज्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं आते हैं, वो एक नंबर का क्वेश्चन ही रहता है, कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो इनकी बहुत ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सबसे इनिशियल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम आपको आना चाहिए, कैसे बनाया जाता है, कैसे लिखा जाता है, ठीक है। सेकंड जो इसमें का टॉपिक है, वो है आपका, जो आपको ध्यान देने की जरूरत है, वो है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म आपको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होते हैं, जिसमें सभी आपको अगर पढ़ा होगा तो देखा होगा कि उसमें सभी कंपाउंड्स ज्योमेट्रिकल या सभी कंपाउंड्स ऑप्टिकल नहीं देते हैं, उसमें टाइप होते हैं, कौन से टाइप के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं वो ज्योमेट्रिकल देते हैं और कौन से ऑप्टिकल देते हैं। तो इसको थोड़ा सा बहुत अच्छे से टाइप पढ़ लीजिएगा। थर्ड आपका इसमें आता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत अच्छे से स्टडी करिए। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से क्या क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको एक कंपाउंड दे देंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको वो दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि इसमें जो कंपाउंड है इसमें किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाई होगा आपने, मतलब आपने sp sp2 sp3 sp3d2 इस तरह का हाइब्रिडाइजेशन आपने पढ़ा होगा। तो उसी तरह यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में sp sp2 नहीं रहता है। तो इसमें क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, या तो स्क्वायर पेयर कॉम्प्लेक्स होता है या तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, तीन तरह के इसमें कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। तो या तो इसमें sp3d होगा, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है, या तो इसमें sp3d2 होगा या
D2sp3 होगा या DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, इस तरह के हाइब्रिडाइजेशन इसमें होते हैं। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका स्ट्रक्चर्स डिफाइन होते हैं कि उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्ट्रक्चर कौन सा होगा, ये हो गया। दूसरा, इसी में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपसे पूछेंगे कि इसमें इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन सा है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन सा है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कौन सा है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कौन सा है, पैरामैग्नेटिक कौन है, डायमैग्नेटिक कौन है। तो ये सब चीजें आपसे इस टॉपिक में पूछी जाएगी और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी कभी वो ये तरह इसमें क्या होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं कि चलो बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, लो स्पिन है कि हाई, डायरेक्टली क्वेश्चन भी आते हैं। और कभी कभी वो दो कंपाउंड्स को देंगे आपको, दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स देंगे आपको, और दोनों कंपाउंड्स में आपसे कहेंगे, कंपेयर कराएंगे कि कंपेयर करने के कहेंगे कि बताओ इस कंपाउंड में ये कंपाउंड जो होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है, ये वाला डायमैग्नेटिक होता है, तो ये ऐसा क्यों होता है। अब क्योंकि आपने जब आप स्टडी करते हैं यहाँ पे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत ही निकल के सामने इसमें आता है, वो है कि जब भी कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाती है और वीक फील्ड लिगेंड्स में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती है। तो इसकी वजह से भी कंपाउंड्स का हाइब्रिडाइजेशन और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बदल जाती है। तो इन सब चीजों को पढ़ने की बहुत जरूरत है कि इसमें ये टॉपिक्स बिल्कुल भी मिस ना हो, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे मिला जुला के, जैसे मैंने बताया, इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पढ़ने की जरूरत है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है बॉन्डिंग इन कार्बोनिल, CO कार्बोनिल। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉन्डिंग के बारे में बात की जाती है, वो थी बैक बॉन्डिंग। तो इसके बारे में तो आप बहुत अच्छे स्टडी कर लीजिए। कभी कभी इसके बारे में क्वेश्चन से पूछ लेते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज बैक बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से आप पढ़ के रखिएगा जो कि ये मिस आपसे बिल्कुल भी ना हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें जो आपको बहुत अच्छे तरीके से इसमें पढ़ने की जरूरत है। और लास्ट में थोड़ा सा अगर आप इसमें इसके एप्लीकेशंस को थोड़ा सा स्टडी कर लीजिएगा, एप्लीकेशन से क्वेश्चंस कभी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक्स थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, इस टॉपिक्स पे आपका मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। तो ये है आपका ये है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें टी एंड एफ ब्लॉक कुछ टॉपिक्स में बताया आपको और आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से कुछ टॉपिक्स बताए। ठीक है, ओके।